शहर के पुराने हिस्से में तंग गलियों के बीच एक छोटी सी कोठरी में नब्बू दादा रहते थे। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उनकी झुकी हुई कमर और हाथों की जुड़ियां बहुत कुछ कहती थीं। नब्बू दादा एक बुनकर थे, शायद उस शहर के आखिरी। उनकी करघे की खटखट की आवाज सुबह से शाम तक उनकी छोटी सी दुनिया में गूंजती रहती थी। कभी यह शहर अपनी महीन मलमल और चमकीली रेशमी साड़ियों के लिए मशहूर था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे और बुनकरों के घरों के बाहर भीड़ लगी रहती थी। तब हर घर से करघे की धमक सुनाई देती थी और हवा में धागों की खुशबू बसी रहती थी। लेकिन समय बदल गया था। मशीनों ने हाथ के काम की जगह ले ली थी। बड़े बड़े कारखानों ने कम कीमत में ढेर सारा कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे एक एक करके बुनकर अपना पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरे धंधों में लग गए। किसी ने रिक्शा चलाना शुरू किया, कोई मजदूर बन गया और कुछ तो शहर छोड़कर गांव लौट गए। नब्बू दादा ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें अपने काम से प्रेम था। उनके लिए धागे सिर्फ धागे नहीं थे, वे भावनाएं थी, सपने थे और उनके पुरखों की विरासत थी। हर ताना और बाना उनके हाथों से एक कहानी बुनता था। उनके बनाए कपड़े महंगे बिकते थे, क्योंकि उनमें उनके दिल की कला और मेहनत छुपी होती थी। लेकिन खरीदार अब कम ही आते थे। वे समझते थे कि हाथ का काम समय लेता है और आजकल लोगों को सब कुछ जल्दी चाहिए था। एक दिन एक युवा पत्रकार, जिसका नाम रवि था, शहर के इस पुराने हिस्से में घूमने आया। वह अपनी पत्रिका के लिए विलुप्त होते शिल्प पर एक लेख लिख रहा था। घूमते घूमते वह नब्बू दादा की कोठरी के पास पहुंचा। करघे की धीमी खटखट की आवाज ने उसे अपनी ओर खींचा। उसने अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पूरी एकाग्रता के साथ रंग बिरंगे धागों से कुछ बुन रहा था। रवि अंदर चला गया। नब्बू दादा ने सिर उठाकर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रवि ने अपना परिचय दिया और पूछा, दादा, क्या आप आज भी बुनाई करते हैं? नब्बू दादा मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में थोड़ी उदासी थी। हाँ बेटा, जब तक सांस है ये हाथ चलते रहेंगे। रवि ने देखा कि दादा के पास बहुत कम धागे बचे थे और उनका करघा भी पुराना और घिसा हुआ था। उसने पूछा, तो नब्बू दादा ने लंबी सांस ली। लगभग बेटा, मेरे बाद शायद कोई नहीं होगा जो इस करघे पर बैठेगा। नई पीढ़ी को इसमें कोई भविष्य नहीं दिखता। रवि को दुख हुआ। उसने दादा से उनके काम के बारे में, उनके बचपन के बारे में और उस समय के बारे में पूछा जब शहर बुनकरों से गुलजार रहता था। नब्बू दादा ने बड़े चाव से अपनी कहानियां सुनाई, पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने रवि को एक अधबुना रेशमी दुपट्टा दिखाया, जिसके किनारे पर एक जटिल डिजाइन बन रहा था। इसे पूरा करने में मुझे हफ्तों लगेंगे, दादा ने कहा, पर इसे खरीदने वाला कौन होगा पता नहीं। रवि ने दादा की कहानी अपनी पत्रिका में ली थी। उसने इस लेख में उनकी कला, उनकी दृढ़ता और लुप्त हो रहे शिल्प की पीड़ा को बहुत ही भावुक तरीके से उजागर किया। लेख छपने के बाद कई लोगों ने नब्बू दादा के बारे में जाना। कुछ कला प्रेमी और इतिहासकार उनसे मिलने आए। कुछ ऐसे भी थे जो हाथ से बुने कपड़ों की कद्र करते थे और उन्होंने दादा से कुछ ऑर्डर भी दिए। नब्बू दादा के चेहरे पर एक नई चमक थी। उनकी करघे की खटखट में अब एक नई जान थी। उन्हें लगा कि उनका काम शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। रवि ने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी, उसने एक विलुप्त होते शिल्प को एक नई उम्मीद दी थी। हालांकि नब्बू दादा जानते थे कि समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी कला को कुछ समय के लिए ही सही एक पहचान मिली थी। वह अब भी हर सुबह अपने करघे पर बैठते और जब तक उनकी उंगलियां चलती, वह धागों में अपने सपनों को बुनते रहते, उस आखिरी बुनकर के सपने जो चाहता था कि उसकी विरासत चलती रहे।